गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पता है पिछले वीडियो में हमारी और आपकी बात किस पर हो रही थी। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी भिन्न भिन्न स्थितियां हमने आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, जो हमारा अवतल दर्पण होता है माय डियर स्टूडेंट, उसका सूत्र क्या होता है, किस तरह से निगमन होता है, कैसे हम करते हैं, आज हम आपको उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। दूसरी बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि ये कोर्स से हट गया, कोर्स में रहा नहीं। ठीक है, तो अभी पिछला अभी जो पेपर हुआ था हाई स्कूल का, तो उसमें कहा गया था कि कोर्स में हट गई, दूरबीन हट गई, दूरबीन हट गई, और दूरबीन आई थी तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो गई। इसलिए हमारा जो तरीका है माय डियर स्टूडेंट, या आप भी हमारा सुझाव भी आप लोगों से है कि जो भी चीज है संभवता, ठीक है, एक्स्ट्रा तो बहुत होती है, संभवता जितनी भी चीज है वो सारी कवर करें, थोड़ी बहुत इधर उधर भी देख लें, जिससे कि कोई भी ऐसा प्रश्न तो बहुत कोई भी ऐसा शब्द भी ना बचे जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं माय डियर स्टूडेंट। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। चलो, तो माय डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या लिखा है? अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, ये हमें डेरिवेशन करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेशन करना है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हम देखते हैं चित्र। ठीक है, चित्र को समझना है तभी डेरिवेशन होगा। चित्र को देखो माय डियर स्टूडेंट, तो ए भी हमारी क्या है? वस्तु है। देखो ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, ए भी हमारी वस्तु है। ए बी से एक प्रकाश कर चलती है। कैसी चलती है? तो ए बी से एक प्रकाश कर चलती है। कैसी चलती है माय डियर स्टूडेंट? मुख अक्ष के समांतर चलती है। ये तो अब ये नियम आपको लर्न होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ए बी से एक प्रकाश कर चलती है, वो भी कैसी चलती है? मुख अक्ष के समांतर। जैसे ही प्रकाश कर मुख अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख फोकस से होकर निकल जाती है। सही है, इतनी बात सबकी क्लियर है। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट? जब कोई प्रकाश का मुख अक्ष समांतर आती है, दर्पण से टकरा करके मुख फोकस से होकर निकल जाती है। एक नियम कंप्लीट है। नियम लगा। हमने क्या कहा था माय डियर स्टूडेंट कि जितने भी नियम होते हैं दर्पण के वो सारे दिमाग में रख लें, उन्हीं के अनुसार प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रटने नहीं है कि प्रकाश कड़ी यहां जाएगी तो मतलब इधर मुड़ गई, काय मुड़ गई, यार मान लो क्यों मुड़ गई, उसका रीजन है। ठीक है, तो ये एक प्रकाश का मुख समांतर आई, जैसे ही दर्पण से टकराएगी परावर्तन पश्चात मुख फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश कण इसी वस्तु से होकर चली। कहां से होकर गई? ये वक्रता केंद्र से होकर गई। दूसरी प्रकाश कण वक्रता केंद्र से होकर गई और जैसे ही दर्पण से टकराई वापस उसी मार्ग पर लौट आई। ये तो पता होगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश कण वापस उसी मार्ग पर लौट आती है, तो वापस उसी मार्ग पर लौट आई। ये दो बातें क्लियर हुई। एक प्रकाश का मुख अक्ष समांतर आई और मुख फोकस से होकर निकल गई, दूसरी प्रकाश का वक्रता केंद्र से होकर गई, टकरा करके वापस अपने उसी मार्ग पर लौट गई। सही है, ओके। अब आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों प्रकाश के दोनों नियम हमने आपको बता दिए। दोनों नियम आपके कंप्लीट हो गए हैं। जब दोनों नियम आपके कंप्लीट हो गए हैं तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट यहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनता है माय डियर स्टूडेंट? तो आपको पता है जहां पर दो वस्तुएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सही है, हाँ चलो देखो एक प्रकाश का मुख के समांतर आई, जैसे ही दर्पण से टकराई मुख फोकस से होकर निकल गई, दूसरी प्रकाश का वक्रता केंद्र से होकर निकल गई, टकरा करके वापस निकल गई। ठीक, आप देखो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो देखो ध्यान से कहां काट रही है, ये देखो ये काट रही, तो दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही वहीं पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। सही है, इतनी बात क्लियर है या नहीं? फिर देख लो, ये काट रही दोनों, ठीक है, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही, इसलिए ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ये रहा। सही है, वस्तु हमारी थी ए बी, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट? ध्यान रखना, वस्तु हमारी ए बी थी तो प्रतिबिंब बनेगा बी डैश और ई डैश। रटा होगा। सही है, क्या बताया? वस्तु अगर ए बी है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश और बी डैश। अब ध्यान से देखना, ये कंडीशन आपको पढ़ा चुके। कैसा बनेगा? उल्टा। देखो, क्योंकि वस्तु रखी ऊपर की और प्रतिबिंब कहां बन रहा? नीचे की ओर। और कैसा बन रहा? वास्तविक। और कैसा बन रहा? उल्टा। और कहां बन रहा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये कौन सी कंडीशन याद होगी? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ई डैश और बी डैश बनता है।
माय डियर स्टूडेंट एक बात याद रखना, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें ये मत समझना, कुछ लोग सोचने लगे कि सर जी जो हमारी दर्पण होता है उसमें 6 कंडीशनें होती है, 6 कंडीशन के लिए 6 नहीं डेरिवेशन होते, एक ही डेरिवेशन होता है। ठीक है, डेरिवेशन जो हमने बताया बस इसी को दिमाग में रखना, बाद बाकी दूरी अपने हिसाब से हम कम ज्यादा रखते जाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, चलो आगे चले। तो ये हमारी वस्तु रही, ये हमारी यहाँ तक हो गया, इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, अब माय डियर स्टूडेंट अब हमने क्या किया, यहां से देखना, ये जो हमारी एक प्रकाश कर्मका की समांतर आती थी, जिस प्रकाश कल का नाम है एडी, सही है, एडी प्रकाश कर्मका की समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। तो जो एडी प्रकाश किरण है ये दर्पण से कहां टकराती है, बिंदु डी पर टकराती है, मतलब परावर्तित होती है, बिंदु डी पर टकराती है और मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर दर्पण गोल था, तो हमने क्या किया, इस बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब, देखो ध्यान से, है लंब, बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, जो मुख्य अक्ष को बिंदु ई पर काटता है, बिंदु ए पर टच करता है, समकोण बनाता है। फिर क्या बताया, फिर समझ लो, हमने ये बोला है ये जो बिंदु डी है दर्पण पर, इस बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर लंब डाला है, जो दर्पण को मुख्य अक्ष पर, बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर लंब डाला है, जो मुख्य अक्ष के बिंदु डी पर समकोण बनाता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात तो सबको पता है। क्यों डाला माय डियर स्टूडेंट, देखो जो हमारी वस्तु रखी होती है वहां भी 90 अंश का कोण मान के हम चलते हैं, और जहां प्रतिबिंब बनता है वहां भी 90 अंश का कोण बनता है, सही है। तो इसके अगर हम बात करें कि ए बी के समांतर, यहां पर ए बी के बराबर दूरी लेनी है, तो देखो ए और देखो डी और पी के बीच की दूरी बराबर नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी गोल है, हल्की सी है, इसलिए हम क्या करेंगे, बिंदु डी से हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, और जैसे ही बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया तो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई। अब हम कह सकते हैं ए बी डी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ए डी और बी दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर ही तो दूसरी प्रकाश किरण है, और जब दो प्रकाश किरण है तो उनके बीच की दूरी बराबर होती है, लंबवत। इतनी बात दिमाग में क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई जितनी हमने बताई। क्या बताया, उनके बीच की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है, लंबवत है। चलो क्लियर है। तो यहां से हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, जो मुख्य अक्ष को बिंदु ई पर समकोण बनाता है। इतनी बात क्लियर है, और ए डैश और बी डैश मेरा प्रतिबिंब बन गया। यहां तक हमें लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो सुनो ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, मेरे पास दो एक हम समरूप त्रिभुज लेंगे, देखो ध्यान से, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये अपने मैथ में खूब पढ़े होंगे, समरूप त्रिभुज। क्या पढ़े होंगे, समरूप त्रिभुज पढ़े, सही है, ओके, डन है, ओके। तो हमने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, सही है। ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज होंगे, तो आपको पता है ये जो कोण और ये कोण दोनों आपस में कैसे कोण होंगे, बराबर, अर्थात ये दोनों कोण आपके समकोण होंगे, सही है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों जो कोण हैं, सॉरी त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जरा हम बता दें समरूप कैसे होंगे, ठीक है। अगर सुनो, ये जो डेरिवेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें समरूप त्रिभुज मान के चलते, माना ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है। कैसे होता है, अगर आप चाहो तो ये जो तरीका है समरूप त्रिभुज का, ये 4-5 लाइनें जो होंगी, ये भी आप उसी डेरिवेशन में इंक्लूड कर सकते हो। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अच्छा लगेगा, आप अगर चाहो तो, ठीक है। कैसे, देखो, तो हमने बताया ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, कैसे, देखो, तो सबसे पहला तो ये है कि कोण ए बी सी 90 अंश का कोण है, ध्यान से देखना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कोण ए बी सी। कोण ए बी सी कैसा होगा, कोण ए बी सी किस कोण के बराबर होगा, तो होगा कोण ए डैश बी डैश सी। किस कोण के बराबर होगा, तो हमने बताया ये होगा आपका ए डैश बी डैश सी। कितनी बातें समझ में आई। क्या बताया हमने बताया ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, सॉरी दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, क्यों, ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, रीजन पता चल गया होगा,
क्यों? क्योंकि सही है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से? यानी त्रिभुज ए बी सी। क्या बताया? तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। कौन कौन? तो दो आपके त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ए बी सी जो कोण होगा, सॉरी त्रिभुज का है, त्रिभुज कोण बोला, कहाँ कंफ्यूज हो रहे, क्यों कोण, ठीक है। यानी कोण ए बी सी और कोण ए डैश बी डैश आपस में कैसी होंगी बताओ? आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों 90 अंश के कोण हैं। कैसे हैं? ये दोनों 90 अंश के कोण हैं। सही है। तो ये पहली लाइन आपकी क्लियर है। कैसे? देखो, तो पहली लाइन माय डियर स्टूडेंट क्लियर है। कैसे क्लियर? देखो, जैसे हमने ए बी से इस मुख अक्ष पर लंब डाला है, तो यहां पर देखो हमने बताया था वस्तु रखी होगी वो भी मुख अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, और जहां प्रतिबिंब बनता है वो भी मुख अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज बराबर हुई दोनों की। कौन हुई? कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। आपको कोण ही तो बराबर करने होते हैं। सही है। तो एक लाइन दूसरी देखो, दूसरी लाइन देखो माय डियर स्टूडेंट, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। देखो ध्यान से, यानी कोण ए सी बी क्या होगा? दूसरा हो जाएगा कोण ए सी बी। कोण ए सी बी किसके बराबर होगा? कोण ए सी बी किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर होगा ए डैश सी और बी डैश। किसके बराबर होगा? ए डैश सी और बी डैश। दो दो कोण बराबर हो गए। क्या बताया? एक तो 90 अंश के कारण बराबर होगा, दूसरा कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण होंगे। देखो ये दोनों कैसे कोण होंगे? शीर्षाभिमुख। कौन कौन से? ए सी बी, और दूसरा कोण होगा माय डियर स्टूडेंट ए डैश सी और बी। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जब ये दो कोण आपस में बराबर हैं, तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तभी तो वो समरूप त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि दो कोण जब बराबर हैं, तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। सर्वांग सम नहीं, समरूप त्रिभुज है। ठीक है। तो ऐसे करके हम प्रूव कर लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। अब आगे देखना, जब ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सही है। ठीक है। संगत भुजाएं कैसी? देखो, जैसे मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए बी सी त्रिभुज की हम भुजा ऊपर वाली ले रहे, ए बी खड़ी वाली, तो ए बी अगर लेंगे दूसरी त्रिभुज की लेंगे ए डैश बी डैश। यानी यह समझो ए बी सी त्रिभुज की अगर हम ऐसे करके ले लें ए बी बटे बी सी। सही है। ए बी भुजा किस पर खड़ी है? बी सी पर। देखो इधर बता दें, अगर हम समरूप त्रिभुज ए बी में लेंगे तो हम कैसे लेंगे? तो हमने आपको बताया ए बी भुजा किस पर खड़ी है? तो ए बी जो भुजा है वो किस पर खड़ी है? वो आपकी बी सी पर खड़ी है, यानी ए बी बटे बी सी। सही है। ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ठीक बराबर। इस त्रिभुज की दूसरे वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा खड़ी है? तो आपका होगा ए डैश और बी डैश, दो भुजाएं, सॉरी एक भुजा खड़ी है। कौन सी? ए डैश और बी डैश भुजा खड़ी है। ए डैश और बी डैश भुजा खड़ी है, ये भुजा किस पर खड़ी है? तो आपका आंसर होगा ये बी डैश सी पर खड़ी है। बस अभी जितने भी हम समरूप त्रिभुज लेंगे दो, उनमें बस ये वाली कंडीशन लगानी है, बस काम खत्म। ठीक है। तो क्या बताया हमने? ए बी भुजा किस पर खड़ी? बी सी पर खड़ी, बराबर। दूसरे त्रिभुज की कौन सी भुजा खड़ी? वो खड़ी ए डैश और बी डैश किस पर खड़ी? बी डैश सी पर खड़ी। यहां से ये बात क्लियर हो। ठीक है। तो इस प्रकार हमें समरूप त्रिभुज लेना है, जो हमने आपको बता दिया। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले ही बताओ, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है या नहीं? पहले बताओ। बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो हमने क्या बताया? ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज होंगे, उनकी ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक। दूसरा हम त्रिभुज लेंगे आगे चल के, कौन सा लेंगे? ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश एफ और ई डी एफ, डी ई एफ, ये भी दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, इनमें भी इसी तरह से कंडीशन लगा देंगे। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? देखना ध्यान से, ये जो बिंदु ई है, बिंदु ई हमने अपने मन से माना कब? जब हमने यहां पर लंब डाला। क्यों? थोड़ी सहूलियत के लिए हम जब यहां पर लेंगे। ठीक है। और बाद में लिख देंगे, चूंकि ई और डी के बीच की दूरी बहुत ही नगण्य, बहुत कम है, इसलिए ई को हटा करके हम डायरेक्ट पी मान लेंगे, यानी एफ पी। एफ ई की जगह क्या मान लेंगे? एफ पी। बाद वहां की दूरी वैसे आएगी। तो यहां तक इज दैट, यहां तक बात सब क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो आगे चलो। अब यहां से तुम्हें क्या देखना? देखो
अब यहां से आपको जो देखना है वो देखो, एक हमने बताया था, कुछ बच्चों ने पूछा था चिन्ह पर पार्टी, ठीक है। अब इसमें जरूरत पड़ेगी, आप देख लो ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल तक काम करेंगे। आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा 9th में, निर्देशांक ज्यामिति, जहाँ बिंदु होते x, 5, 2, -3, 3, -4, 4, -6 ऐसे पढ़े थे बिंदु, ठीक है। तो आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट, बीच में एक O होता था, O मतलब मूल बिंदु होता था। इधर की दूरी +x, इधर की दूरी -x, ऊपर की दूरी +y और नीचे की दूरी कैसी होती, -y होती थी। बस इसी कार्तीय तल को दिमाग में रखो, जो बिंदु O होता था, आप O को दर्पण का P मान के चलो। क्या बताया हमने, जो कार्तीय तल का मुख्य बिंदु O होता है, O को आप P मान के चलो, मतलब दर्पण का P, ठीक है। कार्तीय तल के बिंदु O को दर्पण का P यानी ध्रुव, कार्तीय तल के बिंदु O को दर्पण का ध्रुव मान के चलो। क्या मान के चलो, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव मान के चलो। जब हमने इसको दर्पण का ध्रुव मान लिया, P मान के चलेंगे, जब इसे हम दर्पण का ध्रुव मान के चलेंगे, अब देखो कंडीशन कैसे होगी, कैसे लगेगा, ठीक, आगे चले, चलो सही है। हमने इसको क्या लगा, बिंदु O को दर्पण का ध्रुव मान लिया। अब मान लिया, अब देखो होगा कैसे, देखो तो माय डियर स्टूडेंट पता है, ध्रुव को P मान लिया तो पता है O के बाएं साइड, इधर देखो O के बाएं साइड निगेटिव दूरी होती है। इसी प्रकार याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो P होता है इसे मूल बिंदु मानते हैं हम, और P के इधर बाएं साइड जितनी भी दूरियां लेंगे सारी निगेटिव होंगी, P के दाएं साइड जितनी दूरियां लेंगे सारी पॉजिटिव होंगी, P के ऊपर लेंगे वो पॉजिटिव होंगी, नीचे लेंगे वो निगेटिव होंगी। बस याद हो गया, सही है। तो आपको चिन्ह पर पार्टी करके एक हेडिंग होगी, बुक्स में देखेंगे, उसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको तरीका बता दिया, सभी लोगों ने मैथ पढ़ी होगी, ठीक है। मैथ में जो कार्तीय तल होता है उसी को दिमाग में रख लो, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो अब हम वैल्यू मानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो तो ए भी हमारी वस्तु रखी है, देखो ध्यान से, ए भी हमारी वस्तु है, तो हमेशा याद रखना वस्तु की दूरी यू होती है। कैसी होती है, यू। कहां से मानते हैं, हमेशा दूरियां जब भी हम मेजर करते हैं, दूरियां हम कहां से मापते हैं, दूरियां हमारी होती हैं पोल से। कहां से होती हैं, पोल मतलब ध्रुव से। जितनी भी हमारी दूरियां हैं सारी दूरियां हम पोल से मान के चलेंगे, ध्रुव से, ठीक है। हम बिंदु P से मानते हैं सारी दूरियां इंक्लूड कर, सॉरी मेजर करते मापते हैं, तो बिंदु P से हम दूरियां माप के चल रहे हैं। और हमेशा याद रखना, हमने क्या बताया, जो वस्तु हमारी होती है वो बिंदु P से कितनी दूरी पर होती है, U दूरी पर। हमेशा वस्तु की दूरी U मान ली, ठीक। अब पता है दूसरी बात, इधर की दूरी P के बाएं साइड की दूरी कैसी होगी, निगेटिव, तो इसलिए ये जो वैल्यू हो जाएगी U की, वो हो जाएगी -U। कहां से, ये क्लियर। तो हमने क्या बताया, बिंदु P से वस्तु की दूरी हो जाएगी -U, क्लियर है, ठीक। आगे देखो, ये C होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हम डेफिनेशन समझा चुके, बताया था, हाँ उसी प्रकार है ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे, इसे कैपिटल R यानी -R से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, सही है। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को हम ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र सीरा, ध्रुव पीरा, इनके बीच की दूरी कैपिटल R होगी। अब याद रखना P के बाएं साइड कैसी होगी, निगेटिव, इसलिए C और P के बीच की दूरी -R लगा दी। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। चलो आगे चलो। अब पता है माय डियर स्टूडेंट, मेरा प्रतिबिंब कौन सा बन रहा, प्रतिबिंब बन रहा A' और B'। अब आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है V। क्या होती है, UV वाली V। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है V, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगी V, और P के बाएं साइड कैसी होगी, निगेटिव, इसलिए यहां से इसके बीच की दूरी हो जाएगी -KB। कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, -KB, सही है। तो इसके बीच की दूरी यहां से इसके बीच की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -KB। किसके, ध्रुव और प्रतिबिंब। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगी -KB। तो -KB यहां पर हमने पुट कर दी, ठीक है। अब दूसरी बात हमें पता है, क्या पता है कि ये आपको F क्या दिख रहा है, F फोकस है, फोकस लेंथ है, फोकस पॉइंट है। F आपका फोकस पॉइंट है। तो माय डियर स्टूडेंट हमें पता है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी F होती है, उसे क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी।
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी होती है, उससे किससे डिनोटेट करते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ध्रुव के बाएं साइड कैसी होगी, माइनस की होगी, इसलिए ध्रुव के बाएं साइड कैसी हो जाएगी, माइनस एफ होगा, वो यहां से यहां तक की दूरी माइनस के एफ हो जाएगी। सही है, तो ये आपकी दूरियां हैं, ये आपके डेरिवेशन काम आएंगे, इसलिए हमने एक एक डिटेल से बता दिया। फिर समझ लो क्या बताया हमने, ध्रुव और फोकस के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती, माइनस के एफ होता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी माइनस एफ हो गई, ठीक। अब हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो बन रहा है v। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी माइनस के v, और वस्तु हमारी ए बी है, वो होती है u, इसलिए इसके बीच की दूरी माइनस की u। अब तो हमें लगता है कि आपको क्लियर 2-3 बातें समझ में आ गई। कौन सी, चिन्ह प्रॉपर्टी का रोल आप समझ में आ गया, किस तरह से चिन्ह प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। सही है, बस इतनी सी बात रखना जो हमने बताया, याद करने की कोई जरूरत नहीं। पी को आप मिडिल पॉइंट मान के चलो, मूल बिंदु मान के चलो। पी के बाएं साइड नेगेटिव, पी के दाएं साइड पॉजिटिव, पी के ऊपर पॉजिटिव, पी के नीचे नेगेटिव, सारे खत्म। क्यों याद करना है, सही है। अब दूसरी बात समझ लो, न्यूमेरिकल भी काम आएगी। कौन सी, प्रतिबिंब और ध्रुव, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी u होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, वक्रता केंद्र r होता है, फोकस दूरी f होती है। सारी दूरियां कहां से नापते हैं, तो हम ध्रुव से नापते हैं, ठीक है। अब हमें लगता है कि चित्र आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, चित्र पर बिल्कुल डिटेल से हमने आपको जानकारी दे दी, ठीक है। अब आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। चलो आगे, अब डेरिवेशन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने चित्र में लिखा है, चित्र बनाया, इसी प्रकार आपको लिखना है। कैसे, देखो चित्र कैसे लिखना, देखो। तो माय डियर स्टूडेंट क्या लिखा, माना ए बी एक वस्तु है, सही है। माना ए बी एक वस्तु है जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी है। ए भी एक वस्तु है जो दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी है। दर्पण से एक प्रकाश किरण चलती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये दोनों प्रकाश किरण वक्रता केंद्र तथा फोकस तथा फोकस के बीच मिलती हैं, जहां वस्तु ए बी का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सही है। क्या बता, एक प्रकाश कण मुख्य समांतर आती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश कण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस सी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जहां वस्तु ए बी का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। इतनी सी बिल्कुल लैंग्वेज सही है। दूसरा क्या है, वस्तु दर्पण से u दूरी पर रखी है। ये भी मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट, ये भी मुझे पता है। जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, जो हमारी वस्तु है, वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, दर्पण से u दूरी पर रखा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, u दूरी पर रखा है, ठीक है, रखा है। तथा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से v दूरी पर बनता है। ये भी हम बता चुके पीछे। वस्तु दर्पण ध्रुव से दर्पण, ठीक है, दर्पण से u दूरी पर रखा है। दर्पण मतलब हम इसकी इंक्लूड कहां से करते हैं, ध्रुव से, ठीक है। हाँ, दर्पण तो मान लो पूरा होता तो ध्रुव क्या बोलते ध्रुव होता है, वो होता तो दर्पण ही में, तो दर्पण ध्रुव के दर्पण से, ठीक है। तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v पर बंद, और दर्पण की फोकस दूरी f है, और बिंदु d से मुख्य अक्ष पर लंब डाला है। सही है, क्या बोला, बिंदु d से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, कौन सा, DE, क्योंकि बिंदु जो मुख्य अक्ष पर बिंदु E पर समकोण बनाता है। तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बाद बाकी चीजें हमने आपको क्लियर करा दी, पीछे बता दी सारी, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। चलो अब डेरिवेशन करते। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पता है, पीछे बता चुके, तो हम क्या कह सके, कोण ABC 90 अंश का होगा, और कोण DEF ये भी 90 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि इधर 90, ऊपर हमने लंब डाल दिया, ठीक है। चलो अब आगे देखो। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C से, अभी हमने बताया था, समरूप त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C से। अब दोनों जब समरूप त्रिभुज है, अभी हमने पीछे क्या बताया था, एक बार फिर देख लो।
पीछे क्या बताया था? तो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश अब लेंगे तो हम कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ए बी भुजा है, ए बी भुजा किस पर खड़ी है? देखो अभी पीछे समझाया था, बताया था, ए बी जो भुजा है किस पर खड़ी, यानी ए बी भुजा बी सी पर खड़ी, और ए डैश बी डैश किस पर खड़ी? बी डैश सी पर खड़ी। चाहे एक और तरीका है, ए बी भुजा, देखो ऐसे रिलैक्स समझना, त्रिभुज ए बी सी की कौन सी भुजा खड़ी है? तो हम कह सकते हैं ए बी भुजा खड़ी है। सही, इतना हो गया, ए बी भुजा खड़ी है। अब दूसरे त्रिभुज की कौन सी भुजा खड़ी है? तो दूसरे त्रिभुज की आपकी भुजा खड़ी है ए डैश और बी डैश खड़ी है, ए डैश और बी डैश खड़ी है। यहां तक क्लियर है? यानी पहले त्रिभुज की ए बी भुजा और दूसरे त्रिभुज कौन सी खड़ी? ए डैश बी डैश खड़ी। अब माय डियर स्टूडेंट, जो बड़ा त्रिभुज यानी ए बी भुजा है वो किस पर खड़ी है? वो हमारी भुजा खड़ी है बी सी पर खड़ी है। ओके, और दूसरा जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश भुजा, वो किस पर खड़ी है? वो आपकी भुजा बी डैश सी पर खड़ी है। किस पर खड़ी है? बी डैश सी पर खड़ी है। तो यहां से इतनी बात क्लियर है। क्या बताया हमने? यानी पहला जो त्रिभुज है उसकी ए बी भुजा किस पर खड़ी है? ए बी भुजा खड़ी, दूसरे त्रिभुज की ए डैश बी डैश खड़ी, और बी सी खड़ी है, और इस त्रिभुज की बी डैश सी खड़ी है। ये कैसे बन गया? देखो यहां से भी बना सकते, देखो कैसे, ए बी बटे बी सी बराबर ए डैश बटे बी डैश सी लिखा। तो माय डियर स्टूडेंट हम क्या करें, ए डैश बी डैश को यहां से उठाओ, ए डैश बी डैश को यहां से उठा करके बी सी की जगह रखो, बी सी को ए डैश बी डैश की जगह रखो, ये वाली लाइन बन जाएगी। क्लियर है? ये वाली लाइन बन जाएगी। तो इतना आपको हमें लगता है समझ में आया होगा। इतना क्लियर है? चलो आगे, इतना अगर क्लियर है तो देखो, तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, जब ये दोनों समरूप त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज हैं समरूप, और ये कैसे हैं वो हमने पीछे समझा चुका। अब तो क्लियर है? चलो, तो अभी हमने क्या अभी जो बताया तो वही लाइन यहां आएगी। क्या आएगी? ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे सी डैश बी डैश। इसे हमने समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया, समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया, इस त्रिभुज को मान लिया और समीकरण 1 डाल के छोड़ दिया। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट, जब ये एक त्रिभुज है तो अभी आपने हमने एक और बताया था आपको, एक और समरूप त्रिभुज दिखेगा। देखो देखो कौन से, एक मतलब जोड़ा देखेगा कैसा, देखो ए डैश बी डैश एफ है। देखो एक आपका समरूप त्रिभुज ये वाला बनेगा, एक समरूप त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा आपका समरूप त्रिभुज ये वाला होगा। देखो ध्यान से होगा, तो दो आपके समरूप त्रिभुज अभी और होंगे। कौन सी? ए डैश बी डैश एफ और दूसरा होगा डी ई एफ होंगे। तो दो आपके समरूप त्रिभुज और हैं जो हमने अभी आपको बता रहे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या लिखें, इसी प्रकार समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि अभी हम पीछे आपको बता चुके। क्या बताया? ये दो त्रिभुज और होंगे जोड़ा, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप। माय डियर स्टूडेंट, वही कंडीशन, जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। देखो, तो हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश बटे डी, इसको भी देख लो कैसे है। देखो, तो ये जो हमने देखो ना, ये जो हमने त्रिभुज लिए दो, माय डियर स्टूडेंट, जब हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं, थोड़ा सा साफ कर लें, पूरा साफ करना, पूरा साफ ना कर। चलो, ये हमने समरूप त्रिभुज लिए हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको क्या दिखाना है? बताओ, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दिखाना है। आगे देखो, अब जब ये ए डैश बी डैश एफ और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, अब देखना ध्यान से, जैसे हम पता है तरीका, डी भुजा है, हमने मान लिया डी भुजा है, जो हमारा बड़ा त्रिभुज है उसकी भुजा डी खड़ी है। ठीक, बड़े त्रिभुज की भुजा डी खड़ी है, लेकिन छोटे त्रिभुज की कौन सी भुजा खड़ी है? तो आपका आंसर होगा सर, छोटे त्रिभुज की भुजा खड़ी है, वो खड़ी है कौन सी? ए डैश और बी डैश। सही है, कौन सी भुजा खड़ी? ए डैश और बी डैश। हमें लगता है ज्यादा एकदम अजीब सा हो गया है। चलो सही है, तो हमने क्या बताया कि बड़े त्रिभुज की डी भुजा खड़ी है और छोटे त्रिभुज कौन सी भुजा खड़ी? ए डैश और बी डैश भुजा खड़ी है बराबर। माय डियर स्टूडेंट, बड़े त्रिभुज की जो डी भुजा है वो किस पर खड़ी है? तो आपका आंसर होगा एफ ही पर खड़ी है। किस पर खड़ी है? तो आपका आंसर कितना होगा? एफ ही पर खड़ी है। सही है, किस पर खड़ी? एफ ही पर खड़ी है, एफ ही पर खड़ी है। और छोटे त्रिभुज की कौन सी भुजा खड़ी है? तो आपका आंसर होगा बी डैश एफ। तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो भुजा है वो बी डैश एफ खड़ी है। बस बन गया, तो ये इतना है बी डैश। बड़े त्रिभुज की कौन सी भुजा खड़ी? बी। छोटे त्रिभुज की ए डैश बी डैश बराबर, बड़े त्रिभुज की किस पर खड़ी? यानी एफ ही पर खड़ी है, और छोटे त्रिभुज की बी डैश एफ पर खड़ी है। ठीक है, तो ये आपका समरूप त्रिभुज कंडीशन बन गई। बस यही आपकी
समरूप त्रिभुज की कंडीशन यहाँ पर आ गई। आगे जो पीछे बताई थी क्या बन गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन डी बराबर एफ बी डैश बटे ई एफ हो गया। माय डियर स्टूडेंट आपको पता है यहां से एक लाइन आएगी, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, यानी ए डैश बी डैश बटे डी बराबर एफ बी डैश बटे ई एफ। आगे देखो माय डियर स्टूडेंट, अभी हाल हमने आपको क्या बताया, देखो चूंकि एडी मुख्य अक्ष के समांतर है, अभी बताया था, देखो ऐसे करके दो प्रकाश कड़े बिल्कुल बराबर समांतर आ रही थी, जो एक प्रकाश कड़ गई तो एडी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इसलिए ए बी बराबर डी, क्यों, क्योंकि दोनों समांतर पर, देखो ऐसे करके ये दोनों ये हमारी वस्तु रखी यहां पर, ऐसी हमारी वस्तु रखी है, पीछे बताई थी, ये हमारा मुख्य अक्ष था तो ये जो भुजा है ए बी भुजा, ए बी हमारी वस्तु थी, तो यहां से एक प्रकाश कण एडी चलती है, एडी दर्पण से टकराती बिंदु डी से, तो यहां से अगर हमने लंब डाल दिया तो माय डियर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एडी जो ए बी भुजा है वो डी के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ए बी भुजा बिल्कुल समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी, अतः हम कह सकते हैं ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, वो डी के बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं चूंकि ए डी मुख्य अक्ष के समांतर है इसलिए ए बी बराबर डी, क्या है, इसलिए ए बी बराबर डी तथा ई और पी के बीच की दूरी बहुत कम है। अभी हमने बताया था पीछे ये ई था, इसके बिल्कुल जस्ट बगल में, यही बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर क्या होगा, ध्रुव पी होता है, तो ई और पी के बीच की दूरी बहुत ही नगण्य है। हमने ई को इसलिए लेती माय डियर स्टूडेंट कि मैथ का नियम सही से लग जाए, यहां से लंब डल जाए, 90 बन जाए, तो मैथ का नियम ना टूटे, ठीक है। और बाद में ये अगर थोड़ी सी व्यवहारिक जीवन में देखें तो ई और पी के बीच की दूरी बहुत ही नगण्य, बहुत कम होती है, जो छद्म के बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए ई और पी को, ई को हम छोड़ देते हैं, देखो, तथा ई और पी के बीच की दूरी बहुत ही कम है, अतः ई एफ बराबर एफ पी, सही है। तो जो ई एफ होता है, यहां पर फोकस होता है एफ, याद होगा सबको, हाँ, तो यहां पर जो ई एफ होता है हम ई को छोड़ करके डायरेक्ट पी ले लेते हैं, यानी एफ पी मान लेते हैं, सही है। चूंकि ई और पी के बीच की दूरी बहुत कम है अतः ई एफ बराबर एफ पी, सही है, ई एफ बराबर एफ पी। अब ध्यान से देखना हमने क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट, ए डैश बटे ए बी। अब ए डैश बटे ए बी कहां से लिखा, देखो अभी हमने पीछे बताया था, यहां पर ए बी की जगह क्या लिखा था, डी लिखा था, पीछे ए बी की जगह हमने डी लिखा था, देखो पीछे अभी हमने समझाया था, वहां पर क्या लिखा था, वहां पर आपका डी लिखा होगा, ए डैश बी डैश बटे डी बराबर क्या लिखा था, एफ बी डैश बटे एफ ई लिखा था, पीछे वाली लिखा था। तो हमने क्या किया, डी की जगह क्या रख दिया, ए बी, तो डी की जगह हमने ए बी पुट कर दिया, क्योंकि ए बी और डी बराबर होंगे, समांतर रखे हैं, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर एफ बी डैश बटे, यहां लिखा था एफ ही, अब यार हमने बताया चूंकि ई एफ की जगह हम एफ पी लिख सकते हैं, बात तो वही है, ई एफ की जगह या एफ ही की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ, दोनों एक ही चीज है माय डियर स्टूडेंट, ई एफ और एफ ही दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ई एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ की जगह हम लिख सकते हैं एफ पी, क्या लिख सकते हैं, एफ पी, सही है। ई एफ की जगह हम एफ पी लिख सकते हैं, तो यहां पर हमने एफ पी लिख दिया, सही है, इतनी बात क्लियर हुई, एफ पी लिख दिया। अब हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, इसको हमने परछांतर कर दिया, कैसे, देखो ये जो इधर वाला पद था, ये जो इधर वाला पद था, इसको घुमा करके इधर लाई, देखो तो एफ पी ऊपर पहुंच गया और एफ बी डैश नीचे आ गया। ये जो ए डैश बी डैश बटे ए बी था, इसको ऊपर लिखा था, इसको घुमा करके यहां लिख दिया, तो ये बन गया, क्लियर। इसे हमने समीकरण 2 डाल दिया, क्या डाल दिया माय डियर स्टूडेंट, इसे समीकरण 2 डाल दिया। तो हमें लगता है अब तो हमने बिल्कुल डिटेल समझाया, छोटी सी डेरिवेशन बहुत टाइम लिया, सही है। तो यहां से आपका समीकरण 2 डाल दिया, कोई दिक्कत यहां तक यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो इसको हमने मान करके इसे हमने समीकरण 2 डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया माय डियर स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये हमारा समीकरण 2 रहा, ठीक। समीकरण 2 में ध्यान से देखो, लास्ट वाला ए बी बटे ए डैश बराबर है ए बी बटे ए डैश बी डैश, किसमें, समीकरण 2 में है। अब समीकरण 1 में देखो, इसमें भी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है, तो ध्यान से हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 में ए बी बटे ए डैश और समीकरण 2 में ए बी बटे ए डैश बराबर है। जब ये बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा किसके बराबर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं बी सी बटे सी बी डैश, और ये किसके बराबर, ये होगा एफ पी बटे एफ बी डैश के बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, पीछे से उठा करके ये देखो बराबर लिख दिया, क्या लिख दिया हमने यहां से लिख दिया माय डियर स्टूडेंट एफ पी बटे एफ बी डैश बराबर बी सी बटे सी बी डैश, पीछे से कहां से, समीकरण 1 व 2 से यहां पर उठा के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा करे तो पीडीएफ को खोल लिया करो, हम बताएं पीडीएफ को खोल लिया करो, लिख लिया होगा, नहीं ना लिख लिया खोल लो,
पीडीएफ को देखते जाओ फिर वीडियो को, तो पीडीएफ में जैसा लिखा बिल्कुल क्लियर समझते जाओ कि हाँ ये चित्र ऐसा है, हम बार बार स्लाइड पीछे नहीं ला सकते, ठीक है। हाँ तो हम क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, एफ पी बटे एफ बी डैश बराबर बी सी बटे सी बी डैश। क्लियर है, आगे चलो। अब हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? वैल्यू। देखना ध्यान से कैसे वैल्यू, हम एक लाइन खींच दें, ठीक है, और आप कुछ मतलब नहीं, यहां पर आपका पी था ध्रुव, सही है, यहां पर आपकी फोकस दूरी एफ थी, ओके, फोकस दूरी एफ ही तो होगी, हाँ, यहां पर आपका प्रतिबिंब बन रहा होगा जिसका नाम था बी डैश और ए डैश, हम बी डैश मान लें, और यहां पर आपका वक्रता केंद्र सी था, और यहां पर आपकी वस्तु थी जो बी थी, सही है, इतनी बात सही है। अब देखो ध्रुव और इसके बीच की दूरी हमने माइनस एफ मानी थी पीछे, ठीक है, हम थोड़ी समझाने के लिए यही मान लेते हैं, सही है। ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस के बी मानी थी, याद होगा सबको, ये दूरी हमने माइनस के बी मानी थी, ओके। ये मेरा सी है, वक्रता केंद्र की दूरी माइनस के आर मानी थी अभी आपने, तो इसके बीच की दूरी हमने माइनस के आर मान ली। इसके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली? इसके बीच की दूरी हमने माइनस के आर मान ली, ठीक है, इसके बीच की दूरी हमने माइनस के आर मान ली। अब पता है ये है मेरा, ये वक्रता केंद्र था कहां से यहां तक की, और ये मेरी वस्तु थी जो होती माइनस के यू, और ये हमने माइनस के आर मान, सारी दूरी दिमाग में चढ़ गई, यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब देखो कैसे किया हमने, देखो एफ बी डैश, क्या है, एफ बी डैश सॉरी एफ पी, देखना एफ और पी के बीच की दूरी माइनस के एफ है, कलर चेंज कर ले, सही है, क्या बोला हमने, एफ और पी के बीच की दूरी कितनी है, एफ और पी के बीच की दूरी माइनस के एफ है, तो ये दूरी उठा करके हमने यहां पर पुट कर दिया, देखो कैसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सही है, देखो फिर देखो ध्यान से, एफ और पी, हाँ एफ और पी के बीच की दूरी हमने क्या किया, माइनस के एफ रख दी, एफ बी डैश, ध्यान देखना, एफ रहा ये, बी डैश ये रहा, एफ और बी डैश के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, इसके बीच की दूरी, सही है, एफ और बी डैश के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखो, तो माय डियर स्टूडेंट मुझे पता है एफ और पी के बीच की दूरी है माइनस के बी, ध्यान से देखना जैसे हम समझा रहे, माइनस के बी, सही है, एफ सॉरी पी हाँ एफ बी डैश, हमने क्या किया, बी डैश और पी सॉरी बी डैश और पी के बीच की दूरी माइनस के वी है, ठीक, फिर इसमें से घटाएंगे, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटाएंगे, और एफ और पी के बीच की दूरी है माइनस के एफ, कितनी है, माइनस के एफ, सही है, माइनस के एफ, भगवान, इतनी बात क्लियर है, कितनी है, माइनस के एफ, ये आपके यहां पर माइनस के एफ है तो मुझे पता, अब बात समझ में आई, हमने क्या किया, बी डैश एफ में से इसको घटा दिया, तो ये हो गया माइनस के बी में से माइनस, माइनस के एफ घटाएंगे, माय डियर स्टूडेंट जब इसको हम खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी हमारा आंसर आ जाएगा एफ माइनस बी, क्या आ जाएगा, एफ माइनस बी, तो इसी प्रकार हमने एफ बी डैश का मान रख दिया एफ माइनस बी, अब दिमाग में चढ़ गई बात, यानी एफ बी डैश का जो मान है वो हमने रख दिया एफ माइनस बी बराबर, सही है, आगे देखो बी और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बी और सी, देखना बी और पी के बीच की दूरी है माइनस के यू, सही है, और पी और सी के बीच की दूरी है माइनस, माइनस बीच में लगाएंगे, पी और सी के बीच की दूरी माइनस के आर है, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या होती है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस के आर, सही है, तो हम क्या हो जाएगा, आर माइनस यू, क्योंकि माइनस बाद में लिख दो तो यही हमने लिख दिया, यानी बीसी के बीच की दूरी हो गई आर माइनस यू, क्लियर है, चलो सीबी डैश, अब देखो सीबी डैश, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, माइनस के आर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बी डैश और पी के बीच की दूरी है वी, वो भी माइनस की, तो प्लस की हो गई वी माइनस आर, तो हमने वी माइनस आर रख दिया, क्लियर है, तो अब मुझे लगता है कि इतनी बात आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर फिट हो गई होगी, क्लियर हो गई बात, तो ये हमने कैसे बीपी का कैसे हमने वैल्यू रख दी, वो हमने अभी हाल आपको समझा दिया, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी पुट, जब ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो माय डियर स्टूडेंट मुझे पता है, मुझे क्या पता है, जो कैपिटल आर होता है वो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कैपिटल आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, ऐसे दिमाग में रख लो, क्या बताया हमने, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, यानी कैपिटल आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, सही, ठीक है, अभी आगे आएंगे तब बताएंगे, अभी समझ लो इसको, ठीक है, तो कैपिटल आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, मतलब रेडियस के बराबर, जो कैपिटल आर का चौथाई हो जाता है, मतलब देखो व्यास का आधा त्रिज्या, फिर त्रिज्या का आधा फोकस होता है, ठीक है, यानी कैपिटल आर 2f के बराबर हो गया, बस इन सब की वैल्यू यहां पर पुट करो, चलो
स्मॉल एफ की जगह एफ लगा दिया, एफ देखो एफ माइनस बी की जगह एफ माइनस बी रख दिया बराबर, यहाँ कैपिटल आर की जगह हमने क्या लिख दिया 2f माइनस यू, और इसकी v की जगह v और कैपिटल आर की जगह माइनस की 2f। यहां तक कोई दिक्कत, सिर्फ इनकी वैल्यू अभी हमने पुट कर दी। अब देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान समझना, इसका माय डियर स्टूडेंट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से देखना। अब इस आपको जो आपको स्क्रीन दिख रही होगी इसमें आपको कौन सी चीज आपको जो ऐसी लग रही कैंसिल होगी, देखो मुझे दिख रही कौन सी, मुझे दिख रही 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल है, कैंसिल देखो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बराबर, एक सेम चिन्ह है। चलो नई लाइन से क्या बनेगा, जब माय डियर स्टूडेंट जब हमने 2f से 2f कैंसिल कर दिया तो इधर हमारा बच गया माइनस बी एफ बराबर माइनस यू एफ माइनस 2bf प्लस के यूबी। सही है। अब ध्यान से देखना, इधर देखना माय डियर, ये जो माइनस के 2bf है, देखो ध्यान से, ये माइनस के 2bf है बराबर को उधर है, ये माइनस के 2f उधर है, अगर ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। सही है। ये माइनस के 2bf हम इधर लाएंगे हो जाएंगे प्लस के, जब ये इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 2bf इधर लाए हो गए प्लस के, यानी 2bf माइनस यूबी बराबर क्या बच गया माइनस यूएफ प्लस यूबी। सही है। माय डियर स्टूडेंट मुझे पता है प्लस के 2bf में से माइनस के एक bf घटाएंगे तो एक bf बचेगा, तो यहां से आपका 2bf में से हमने एक bf कैंसिल कर दिया तो यहां से आपका बच गया vf। सही है। माइनस के 2bf में से एक bf कैंसिल कर दिया तो vf बच गया, bf बराबर हमने क्या किया यूबी, हमने क्या किया इसको नोट कर लिया, मतलब माइनस यूएफ को सेम उतार दिया, प्लस लगा दिया, यूबी की जगह यूबी लिख दिया। सही है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, दोनों पक्षों में यूबीएफ से क्या दे दिया भाग देने पर, ठीक है। ये जो आपका समीकरण बना है ये, इसके हमने दोनों पक्षों में यूबीएफ से क्या दे देंगे भाग, इसके दोनों पक्षों में यूबीएफ से जब भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, देखो इसके दोनों पक्षों जब यूबीएफ से भाग देंगे तो जो भी था उसके सबके बटे हमने यूबीएफ लिख दिया। अब देखो अब कैंसिल क्या होगा, देखो वीएफ से वीएफ कैंसिल। सही है। यूबी से यूबी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। कोई दिक्कत, क्या बताया हमने, जो जो कैंसिल हो गया उसे काट दिया। अब मेरे पास जो बचा, मेरे पास क्या बचा, ध्यान देखना, इधर ऊपर सब कट गया तो यहाँ 1 बचा, यानी 1, इस यहाँ पर क्या बचा u, तो हो गया 1/u बराबर, इस जगह देखो हमने f से f सब कुछ काट दिया तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे हमारे पास क्या बचा f, यानी 1/f माइनस यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा आपका क्या v, तो ये हो गया 1/v, यानी हमारा यहाँ से निकल के आया 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, ये माइनस का 1/v है, इसको उधर ले चलो प्लस का हो जाएगा, तो इसको जब हम उधर ले गए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जब इसको उधर ले गए तो ये हो गया 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, और यही आपका डेरिवेशन होता है। ठीक है। अब इसको ऐसे ना लिख करके तो इसको ऐसे याद कर लो, देखा, इसको इधर पलट दो, ठीक है, बुकों में आपको ऐसे ही करके याद रखना है, क्या रखना है कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। सही है। हमने क्या बताया, इसको आपको इसी तरह से याद रखना है, क्या याद रखना है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। सही है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये आपका डेरिवेशन हो गया किसका, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, ये क्लियर हो गया। एक बात और याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जितना भी दर्पण होते, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों का डेरिवेशन एक ही होता है, इतनी बात याद रखना। ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमने आपको क्लियर बहुत ही डिटेल समझाया, आशा है कि आपको सही से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की, एक एक चीज़ आपको क्लियर समझाई, क्योंकि पहला डेरिवेशन था इसलिए, और आप छोटे बच्चे हैं इसलिए। ठीक है। तो ये डेरिवेशन क्लियर समझा है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट कर लेना, नोट कुछ लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है। और इसको समझ लेना, जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप